भले दुनिया से थोड़ा पीछे रहो, लेकिन तैयारी इतनी मजबूत हो कि आप कभी भी आगे निकल सकते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल LR क्लासेस अलवर पर। आज हम राजस्थान जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। देखिए, राजस्थान के बारे में सबसे पहले प्रयोग कर्नल जेम्सटोड ने किया था। कर्नल जेम्सटोड के बारे में आपको जानकारी कुछ इस प्रकार है। देखिए, राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्सटोड को कहा जाता है। साथ ही इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कर्नल जेम्सटोड की 2 पुस्तकें प्रचलित हैं, जिनमें पहली पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका प्रकाशन 1829 में किया गया था। दूसरी इनकी पुस्तक चलती है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, जिसका प्रकाशन 1832 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है। देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। वहीं यदि बात कर लें कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो वह धौलपुर है, जिसका क्षेत्रफल 3,034 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। जो राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है, उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला नहीं है। देखिए, बताना है कि कौन सा जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। देखिए, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, जबकि जो जिला जोधपुर है, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है। देखिए, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 5,920 किलोमीटर है। वहीं यदि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर लें तो 1070 किलोमीटर है। और जो रेड क्लिफ रेखा की जो लंबाई है टोटल, जो गुजरात से शुरू होकर कश्मीर तक जाती है, उसकी लंबाई 3310 किलोमीटर है, रेड क्लिफ रेखा। बात करें, देखिए, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा यदि आपसे पूछे तो आपको बतानी है 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा यदि आपको बताए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। वहीं यदि आपसे पूछे कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, तो 4,850 किलोमीटर है। जो राजस्थान की 5 राज्यों के साथ में जो सीमा लगती है, उस सीमा की लंबाई कितनी है, 4,820 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है। तो बताइए, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़। तो इनमें से राजस्थान में कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है, तो ये आपको बताना है। देखिए, राजस्थान जो कर्क रेखा है वह राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से होकर गुजरती है, जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। राजस्थान की सीमा सर्वाधिक किस राज्य से लगती है। राजस्थान की सीमा राजस्थान के किस राज्य से सर्वाधिक लगती है, तो आपको पता होगा कि राजस्थान की सीमा सर्वाधिक लगती है मध्य प्रदेश से, और कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर लगती है। देखिए, राजस्थान की कुल सीमा, राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 है, जो कि 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, 5 राज्य कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। राजस्थान के 27 जिले इसमें शामिल हैं। देखिए, पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर सीमा लगती है राजस्थान की, जो सबसे न्यूनतम सीमा है, और ये जो सीमा लगती है वह उत्तर दिशा की ओर लगती है। वहीं यदि बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की सीमा 1262 किलोमीटर लगती है, और हरियाणा राजस्थान के उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से राजस्थान की 877 किलोमीटर की लंबाई सीमा लगती है, और उत्तर प्रदेश राजस्थान की पूर्व दिशा की ओर स्थित है। मध्य प्रदेश जो कि सर्वाधिक सीमा लगती है 1600 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश राजस्थान के दक्षिण पूर्व दिशा की ओर स्थित है। वहीं यदि बात कर लें गुजरात की, तो गुजरात की 1022 किलोमीटर सीमा राजस्थान के साथ में लगती है, और गुजरात राजस्थान से दक्षिण पश्चिम सीमा की ओर स्थित है। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने इसको स्थायी कर लें, जो आपके आगे काम आएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। देखिए, राजस्थान शब्द का प्रयोग तो कर्नल जेम्सटोड ने किया था, लेकिन राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने
किया था। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में से किस जिले की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? मैंने आपको बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले हैं जो बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर हैं। इनमें आपको बताना है कि कौन से ज़िले की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो वह ज़िला है बिल्कुल गंगानगर। अब हम देखते हैं कि कौन से ज़िले की कितनी सीमा लगती है। देखिए, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान के कुल 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं जो कि 1070 किलोमीटर सीमा पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ में साझा करते हैं। वहीं यदि आप देखोगे कि बीकानेर की सीमा 168 किलोमीटर लगती है पाकिस्तान के साथ में, बाड़मेर की सीमा 228 किलोमीटर और गंगानगर की सीमा 210 किलोमीटर और जैसलमेर की सीमा 464 किलोमीटर लगती है। देखिए, अब इसमें सबसे कम तो लगती है बीकानेर की, लेकिन सर्वाधिक यदि पूछे तो आपको बताना है कौन? जैसलमेर। जैसलमेर की सीमा कितनी है? 464 किलोमीटर लगती है। ये बात आप याद रखें। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? आपको बताना है राजस्थान का जो मध्यवर्ती जिला है वो कौन सा है। देखिए, राजस्थान में अक्षांश और देशांतर जहाँ पे काटते हैं तो मध्यवर्ती जिला हो गया, और मध्यवर्ती जिला राजस्थान का अजमेर नहीं है। वह कौन सा है? नागौर है। और नागौर में भी एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कौन सा है? लामपोलाई। लामपोलाई जो गांव है वह राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है, और जिला यदि पूछे तो नागौर आपको बताना है। देखिए, राजस्थान की कुल सीमा, राजस्थान की अब बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना, उत्तर से दक्षिण के लिए और बात करें। देखिए, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर में एक इस गांव है गंगानगर में जिसको बोलते हैं कोणा गांव, को क्या बोलते हैं? कोणा गांव। और दक्षिण में एक गांव है जिसको नाम बोलते हैं बोरकुंडा, और यहाँ से उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई 826 किलोमीटर है। वहीं यदि राजस्थान की पूर्व से लेकर पश्चिम की बात कर लें तो पूर्व में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सिलान गांव, जो कि धौलपुर ज़िले में स्थित है। वहीं यदि जैसलमेर के पश्चिम भाग की बात करें तो कटरा गांव है जो जैसलमेर में स्थित है, और यहाँ से पूर्व से लेकर पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है। तो 826 तो है उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम 869 है। ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पूछा जा सकता है। अब ये आपके कल्चर के प्रश्न आएंगे, और इसमें मैंने सबसे पहले आपको दुर्ग लिए हैं, और दुर्ग आपको अच्छे से करवाएंगे। किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है? देखिए, चिड़िया टूक के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो ये मेहरानगढ़ किला जो जोधपुर में स्थित है उसको चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? भटनेर का किला हनुमानगढ़ में है, भानगढ़ का किला जयपुर में है, रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में, गागरोन का किला झालावाड़ में। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा गलत है, मतलब कौन सा किला कहाँ नहीं है। तो बिल्कुल आपने सही पहचाना होगा, भानगढ़ किला अलवर में स्थित है, जयपुर में स्थित नहीं है। बाकी 3 बिल्कुल सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? आपने पढ़ा होगा, शुक्र नीति और मनुस्मृति में दुर्गों के प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो आपको पता होगा कि गागरोन का जो किला है वो झालावाड़ में स्थित है, और आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, आहू और काली सिंध नदियों के जो संगम पर जो दुर्ग बना हुआ है गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में, उसको जल दुर्ग की श्रेणी में लाया जाता है। राजस्थान की दुर्ग, देखिए शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं, जिनमें वन दुर्ग, धनवे दुर्ग, गिरि दुर्ग, सहाय दुर्ग, एरण दुर्ग, पारिख दुर्ग, पारिद दुर्ग, सैन्य दुर्ग और जल दुर्ग। इनमें सबसे श्रेष्ठ दुर्ग बताया गया है सैन्य दुर्ग को। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रश्न पर। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी सभी दुर्ग कैसे हैं? नंगे हैं। तो ये कहा है रणथंभौर के बारे में, सवाई माधोपुर में स्थित है रणथंभौर का किला, जिसके बारे में अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है और बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं। अब देखिए, महत्वपूर्ण जो कथन है उनके बारे में देख लीजिए कि किसके बारे में क्या कहा गया है। कुंभलगढ़ के बारे में अबुल फजल ने ही कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। वहीं तारागढ़ जो बूंदी में स्थित है उसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग कहा है कि यह किला प्रेतों ने बनाया है। किसने बनाया है? प्रेतों ने। तो किसने कहा है? रुडयार्ड किपलिंग ने तारागढ़ बूंदी के बारे में। रणथंभौर के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने कहा है कि मैं ऐसे कई दुर्गों को मुस्लिम के दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। तो ये रणथंभौर के बारे में बात कही है। मेहरानगढ़ के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण परियों और देवताओं के द्वारा किया गया है।
ठीक है, तो ये कहावतें आपको याद रखनी है, पूछ ली जाती है एग्जाम में। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जो जैसलमेर का किला है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है सोनारगढ़ और स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। लेकिन सोनारगढ़ किसे कहते हैं? जैसलमेर को, जो जैसलमेर का किला है उसको कहते हैं सोनारगढ़। जैसलमेर के किले के बारे में देख लीजिए, इसके उपनाम सोनारगढ़, स्वर्णगिरी और क्या है? रेगिस्तान का गुलाब है। क्या है? रेगिस्तान का गुलाब। देखिए, जैसलमेर का जो किला है उसको क्या कहते हैं? सोनारगढ़ कहते हैं, स्वर्णगिरी कहते हैं और रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। इसे 99 विशाल बुर्ज वाला किला भी कहते हैं। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जैसलमेर के किले में स्थित है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का पहला सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित है। कौन सा दुर्ग 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर का किला 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर के किले में स्थित है। उत्तर भट किवाड़ किसको कहा जाता है? तो जैसलमेर का कहा जाता है। यदि लेकिन आपसे पूछा जाए कि उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है, तो तब आपको बताना है हनुमानगढ़ का भटनेर का किला। लेकिन उत्तर भट किवाड़ किसे कहते हैं? जैसलमेर के किले कहते हैं। अबुल फजल ने जैसलमेर के दुर्ग के बारे में कहा था कि ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए। तो ऐसे किला कौन सा है? जैसलमेर का किला कहाँ है? देखिए, इसके बारे में 2 कहावतें बड़ी चलती हैं कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर और भले चिणायो भाटियो, सिरे तो जैसलमेर। दूसरी कहावत है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुँचे जैसाण। तो इतनी सारी जानकारी आपको जैसलमेर किले के बारे में मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर। किस दुर्ग को चिल्ल का टीला कहा जाता है? किस दुर्ग को चिल्ल का टीला कहा जाता है? तो जो जयगढ़ दुर्ग है जयपुर का, उसे कहते हैं चिल्ल का टीला। नाम याद रखना है, चिल्ल का टीला। जूनागढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ जो बीकानेर में स्थित है, जिसको राती भाटी और ज़मीन का जेवर कहा जाता है, वह कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भाई? वह स्थित है, वो बीकानेर में स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया है? जिसका निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण दुर्ग और उनके निर्माणकर्ता देख लेते हैं। भटनेर का किला हनुमानगढ़ में स्थित है, राजा भूपत भाटी ने जिसका निर्माण करवाया है, और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और इसका जो शिल्पी है वो कौन है? आपको देख पा रहे होंगे कि क्या इसके शिल्पी का नाम है। चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा जाता है कि ये राजस्थान के किलों का सिरमौर है। राजस्थान का गौरव कौन से दुर्ग को कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। और इसका निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? वीर विनोद और कुमारपाल प्रबंध के अनुसार इसकी जानकारी मिलती है कि इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया है। चित्तौड़गढ़ किला कौन सी नदी किनारे स्थित है? गंभीरी व बेड़त नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग जो महाराणा कुंभा ने बनवाया था, संप्रीति भी कई बार हमको देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसका प्राचीन निर्माण संप्रीति ने करवाया था। इसके वास्तुकार कौन है? तो वास्तुकार इनके मंडन है। भारत की सबसे बड़ी प्राचीर यानी भारत की सबसे महान दीवार कहाँ स्थित है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आँख भी कहा जाता है। बात करें गागरोन का किला, तो झालावाड़ में स्थित है। डोड़ परमार बीजल देव ने इसका निर्माण करवाया था। मैंने अभी आपको बताया कि ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। मीठे शाह की दरगाह इस दुर्ग के अंदर बनी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें, जैसलमेर का किला कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो जैसलमेर का जो किला है मैंने आपको बताया कि त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। वहीं यदि चिड़िया टोक की पहाड़ी पर बात करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग, नीसा नहीं, ये मेसा का पठार है। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो मेसा के पठार पर बना हुआ है। और ईगल की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, ये आप मुझे बताएंगे। कौन सा? जयगढ़ जो दुर्ग है वो ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर का निर्माण किसने करवाया है? देखिए, जो तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर है उसका निर्माण अजयराज चौहान ने करवाया है। अकबर ने भी एक दुर्ग का निर्माण करवाया है जो अजमेर के अंदर स्थित है, जिसको मैगजीन का किला कहते हैं। चित्रांगद मौर्य ने कौन सी दुर्ग का निर्माण करवाया है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है। सवाई जयसिंह ने कौन सी दुर्ग का निर्माण करवाया है? जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर निर्माण करवाया है। महत्वपूर्ण दुर्ग और उनके निर्माणकर्ता देखिए, भरतपुर का किला। देखिए, भरतपुर के किला का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। यह राजस्थान का सबसे सुरक्षित किला माना जाता है। अजय दुर्ग इसको कहते हैं, और पारिक दुर्ग क्योंकि इसके चारों ओर खाई बनी हुई है इसलिए इसे पारिक दुर्ग कहते हैं। आमेर के किले का निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था, जिसको बाद में इसका नाम बदलकर मोमिनाबाद कर दिया गया था। इसी आमेर के महल में शीश महल स्थित है और इसके नीचे मावठा तालाब बना हुआ है।
इसी महल के अंदर, इसी किले के अंदर जगत शिरोमणि मंदिर बना हुआ है, जो रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया था। और इसी किले के अंदर शिला देवी का मंदिर भी बना हुआ है। जयगढ़ दुर्ग, देखिए जयगढ़ दुर्ग का निर्माण शुरू महाराजा मानसिंह प्रथम ने करवाया, लेकिन इसको पूर्ण करवाया महाराजा जयसिंह ने। जयगढ़ दुर्ग जो है उसमें तोप ढालने का कारखाना बना हुआ है और यहीं पर जयबाण तोप रखी हुई है। और जब आपको पता था कि जयबाण तोप चलाई गई थी तो उसका जो गोला है वो चाकसू में आके गिरा था और उसके गोले से एक झील तालाब का निर्माण हुआ था और वह तालाब का नाम क्या था? गोलेराव तालाब। नाहरगढ़ की यदि बात कर लें तो नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, जो जयपुर में स्थित है। सवाई जयसिंह ने मराठों से सुरक्षा हेतु इसका निर्माण करवाया था और सवाई माधव सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण नाहरगढ़ में ही करवाया था। और इसी के पास में गैटोर की छतरियाँ बनी हुई हैं जो जयपुर में स्थित हैं। दूसरे प्रश्न की बात करें कि किस दुर्ग को कोषवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? कोषवर्धन दुर्ग जो बारां में स्थित है, शेरगढ़ दुर्ग, उसको कोषवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो इस बात को याद रखेंगे, किस दुर्ग को कोषवर्धन कहते हैं? तो शेरगढ़ दुर्ग बारां। ये देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट दुर्ग हैं। तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर में स्थित है, उसको गढ़ बीठली कहते हैं। इसका निर्माण अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में करवाया था। तारागढ़ इसका नाम पड़ा है क्योंकि पृथ्वीराज की पत्नी तारा यहाँ पर आकर रहने लग गई थी, इसलिए इसको तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान का जिब्राल्टर और विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है। इसी दुर्ग में घोड़े की मज़ार स्थित है और इसी दुर्ग के अंदर मीरान साहब की दरगाह भी स्थित है। बात करें मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में स्थित है, जिसको मयूरध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है। राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। इसकी जो नींव है करणी माता ने स्वयं रखी थी और इसी दुर्ग के अंदर मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय स्थित है। इसी दुर्ग के अंदर भूरे खां की मज़ार है और इसी दुर्ग के पास में जसवंत थड़ा है, जिसको राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है और जसवंत थड़े का निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने। जूनागढ़ किला जो बीकानेर में स्थित है, इसको ज़मीन का जेवर कहते हैं, राती घाटी का किला कहते हैं और इसका निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। जूनागढ़ किले के अंदर हेरंब गणपति की प्रतिमा स्थित है, जो गणेश की सिंह पर सवार मूर्ति है, प्रतिमा है। इसको लालगढ़ कहा जाता है क्योंकि इसका जो निर्माण है वह लाल पत्थरों से करवाया गया था। चूरू का किला, चूरू के किले का निर्माण ठाकुर कुशल सिंह ने करवाया था और इस किले को कहते हैं कि ये चांदी के गोले बरसाने वाला किला है, क्योंकि महाराजा सूरत सिंह जो बीकानेर का था, अपने सेनापति अमरचंद सुराणा के साथ में शिव सिंह पर आक्रमण कर देता है और जब शिव सिंह के पास में जब बारूद वगैरह तोप जो उसके गोले हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तब उसने चांदी को पिघलाकर गोलों के रूप में अपनी शत्रुओं पर दागा था, इसलिए इसे चांदी के गोले दागने वाला किला कहते हैं, चूरू के किला को। आगे बढ़ते हैं, अब हमारी हिस्ट्री के प्रश्न आ जाएंगे कि गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? तो गणेश्वर सभ्यता सीकर में स्थित है और सीकर में एक नदी है जिसको हम कहते हैं कातली। ठीक है, तो गणेश्वर सभ्यता का विकास कातली नदी के किनारे हुआ है। किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? ताम्रवती, ये इसको कहते हैं गणेश्वर सभ्यता को ताम्रवती नगरी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी को कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को ही कहते हैं। आगे प्रश्न पढ़ें। देखिए कुछ प्रमुख सभ्यताएं हैं वो आप जान लीजिए। बागोर सभ्यता जो कि भीलवाड़ा में है, कोठा नदी किनारे है, इसकी खोज वीरेंद्रनाथ मिश्र ने की थी। गणेश्वर सभ्यता की यदि बात कर लें तो गणेश्वर सभ्यता जो है वह कातली नदी के किनारे स्थित है, सीकर में स्थित है। इसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की, लेकिन इसका उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल और विजय अग्रवाल ने किया था। यह ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है। मकान पत्थरों से बनाए जाते थे, पत्थर के बांध प्राप्त हुए हैं, तांबे के उपकरण भी यहाँ से मिले हैं। आहड़ सभ्यता उदयपुर की बात कर लें। देखिए जो पहले प्रश्न का मैंने उत्तर बताया है ताम्रवती नगरी, तो ताम्रवती नगरी जो है वह आहड़ को कहा जाता है, क्योंकि गणेश्वर को तो ताम्रवती नगरी की जननी कहा जाता है। आहड़ जो थी वो ताम्रवती नगरी, आहड़पुर, धूलगोट इसके नाम से जाना जाता है। देखिए अब हम पढ़ते हैं आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता उदयपुर में स्थित है, आयड़ नदी के किनारे स्थित है और यहीं से बनास नदी भी गुजरती है, इसलिए इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी कहते हैं। अघाटपुर, धूलकोट के नाम से भी आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। आहड़ सभ्यता की जो खोज है वह अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी और इसका उत्खनन VN मिश्र और HD सांकलिया ने किया था। आहड़ सभ्यता से तांबे गलाने की भट्टी मिली है
और तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और आहड़ सभ्यता से ही लाल काले मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। बालाथल सभ्यता जो कि उदयपुर में स्थित है और बेड़स नदी किनारे स्थित है, और इसकी खोज वीएन मिश्र ने की है, और यहाँ से 11 कमरों का एक विशाल दुर्ग भी प्राप्त हुआ है। प्रसिद्ध कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा का सामान्य जो अर्थ होता है वो काले रंग की चूड़ियाँ हैं, जहाँ से जुते हुए खेतों के प्रमाण, दोहरी फसलों के प्रमाण ना, अग्नि वेदिकाएँ और शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी यहाँ से कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। घग्गर नदी के किनारे यह स्थित है। देखिए, किस सभ्यता से मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? देखिए, गणेश्वर जो सभ्यता है उसमें निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले आप पढ़ा होगा तो आपको तो पता चला होगा कि यहाँ जो पत्थरों के मकान मिले हैं और पत्थरों के बांध यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ईंटों का प्रयोग नहीं होता था गणेश्वर सभ्यता में। जबकि जो कालीबंगा जो सभ्यता है, यहाँ से कच्ची ईंटों के मकान यहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसलिए कालीबंगा सभ्यता को दीनहीनों की बस्ती भी कहा जाता है। तो गणेश्वर सभ्यता इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बात करें किस सभ्यता में उत्खनन में अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। यहाँ से अग्निकुंड में अस्थियों के प्रमाण मिले हैं, अग्निकुंड में हड्डियाँ मिली हैं, इसलिए यहाँ पे बलि प्रथा का भी यहाँ पे प्रचलन था। शल्य चिकित्सा के प्रमाण, दोहरी फसल नीति और हल चलाने की खेत, जुते हुए खेत, है ना, तो स्वास्तिक चिन्ह भी हमें कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है, घग्गर नदी किनारे। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी 1951-52 के अंदर। देखिए, प्रमुख सभ्यताएं। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है और यह घग्गर नदी किनारे स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। इसे दीनहीन की बस्ती भी कहते हैं। ये एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। इसका उत्खनन बीबी लाल व बीके थापर ने किया था। यहाँ से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। गेहूँ और जौ के प्रमाण मिले हैं। अग्नि वेदिका यहाँ से मिली हैं। स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने कहा है। देखिए, कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने कहा है। बात करें रेड सभ्यता जो कि निवाई टोंक के अंदर है, इसकी खोज केदारनाथपुरी ने की है। यहाँ से लोहा सामग्री का विशाल भंडार मिला है, इसलिए इसे भारत का प्राचीन टाटा नगर कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि भारत का प्राचीन टाटा नगर कौन सी सभ्यता को कहते हैं? तो रेड सभ्यता को कहते हैं, जो कि निवाई टोंक के अंदर स्थित है। बैराट सभ्यता की बात करें, बैराट सभ्यता जयपुर में स्थित है, बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज और उत्खनन दयाराम साहनी ने किया है। इसका खोज और उत्खनन किसने किया है? दयाराम साहनी ने। पुनः सर्वेक्षण नीलरतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने किया है। देखिए, भीम की डूंगरी, गणेश डूंगरी, बीजक पहाड़ी, इनका संबंध बैराट से है। सूती कपड़े में बंधी 36 चांदी की मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। 8 पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। 18 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, और इन 18 मुद्राओं में से 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनेंडर की हैं, और यहाँ से बौद्ध धर्म के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। आगे देखते हैं, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की है? तो अमलानंद घोष ने की थी 1951-52 के अंदर। कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी ना मिले तो ऑप्शन में सरस्वती नदी भी आपको मिल सकती है। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की? आहड़ सभ्यता की सबसे पहले खुदाई किसने की थी, ये आपको बताना है। तो आहड़ सभ्यता की सबसे पहले खुदाई की थी बीबी लाल, और सर्वप्रथम खुदाई किसने की? तो अक्षय कीर्ति व्यास ने। आहड़ सभ्यता की सबसे पहले खुदाई किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की सबसे पहले खुदाई या खोज की थी। आहड़ सभ्यता की खुदाई नहीं है ये, आहड़ सभ्यता की सबसे पहले खोज किसने की, ये बताना है। तो आहड़ सभ्यता की सबसे पहले खोज की है अक्षय कीर्ति व्यास ने। आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर स्थित है, बेड़क नदी के किनारे स्थित है। आहड़ सभ्यता को अघाटपुर और धूलकोट के नाम से जाना जाता है। आहड़ सभ्यता वही है जिसको ताम्रवर्ती नगरी भी कहते हैं। और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। किस सभ्यता को भारत का प्राचीन टाटा नगर कहा जाता है? तो भारत का प्राचीन टाटा नगर कहते हैं रेड सभ्यता, जो कि निवाई टोक के अंदर स्थित है। यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं, और लोह के सिक्के या फिर लोह के प्रमाण हमें रेड सभ्यता निवाई टोंक से प्राप्त हुई, इसलिए इसे भारत का प्राचीन टाटा नगर कहा जाता है। अंतिम प्रश्न पर हम चलते हैं। देखिए, प्रमुख सभ्यताएं कुछ देख लेते हैं। उससे पहले सुनारी सभ्यता झुंझुनू में स्थित है। जो प्राचीनतम लोह गलाने की जो भट्टी प्राप्त हुई है वो सुनारी सभ्यता झुंझुनू से प्राप्त हुई है।
जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में नहीं है, जयपुर में है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है, साबी नदी के किनारे स्थित है और आरसी अग्रवाल और विजय अग्रवाल ने इसका उत्खनन किया है। गिलूण सभ्यता राजसमंद में है, बनास नदी के किनारे स्थित है और बीबी लाल ने इसका उत्खनन किया है। रंगमहल सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित है और श्रीमती हन्ना रेड ने इसका उत्खनन किया है। पीलीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सोथी सभ्यता बीकानेर में स्थित है। सोथी सभ्यता कहाँ है? बीकानेर में, और इसकी खोज अमलानंद घोष ने की है और कालीबंगा प्रथम के नाम से इसको जाना जाता है। कालीबंगा प्रथम के नाम से किसे जाना जाता है? सोथी सभ्यता बीकानेर के नाम से जाना जाता है। तो ये थी आज की कक्षा में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की और इसकी जो डिटेल की है, मुझे लगता है कि प्रश्न इसी में से आने वाले हैं और आपको ये क्लास लेकर बहुत आनंद आया होगा। तो अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।